नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट प्रथम। टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विद्यार्थियों, कल हमने पृष्ठभूमि में अंबेडकर के व्यक्तित्व की विराटता और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। आज हम बारी बारी से अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए, जो उन्होंने इस देश के सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और स्वाधीनता आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका अदा की, उसके आधार पर उनके जो व्यक्तित्व के जो एक एक पहलू हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज हम सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार संबंधी जो अम्बेडकर के विचार रहे हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। जैसा कि मैंने कल की कक्षा में भी इस बात की चर्चा की थी और आज वहीं से अपनी बात को हम शुरू करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण चिंतन जो है उसका केंद्रीय विषय भारत की समाज व्यवस्था रहा है। क्योंकि मैंने कल भी कहा कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति का मतलब केवल इस देश के नदी नाले पर्वत तालाब जमीन केवल ये नहीं है। अंबेडकर के लिए जो राष्ट्र की धारणा है, जो देश की धारणा है, उसमें जीवंत मनुष्य आता है कि इस जमीन पर, इस देश की जमीन पर रहने वाला जीवंत प्राणी है, जो मनुष्य है, जो समाज में रहता है, उसकी क्या स्थिति है। जिस प्रकार का समाज की रचना इस देश के लोगों ने की, वो समाज कैसा है, उसमें क्या न्याय की स्थापना की है, उसमें सौहार्द है या नहीं है, उसमें स्वतंत्रता लोगों को मिली हुई है नहीं है। ये उनकी चिंता के विषय रहे हैं और इनकी चिंता करते हुए हमें वो एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त विचार के तौर पर नजर आते हैं। अंबेडकर के संपूर्ण सामाजिक चिंतन की एक पृष्ठभूमि भी दिख पड़ती है, क्योंकि वो जिस समाज के अंदर पैदा हुए, वो समाज इस देश की चातुर्वर्णिक व्यवस्था के आधार पर शुद्ध समाज माना जाता है। और वो जो चार वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर, इस देश के समाज के अंदर रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें सबसे निम्नतम स्तर का समाज वो माना जाता रहा है। तो निम्नतम समाज होने के नाते अम्बेडकर जिस समाज में, जिस परिवार में पैदा हुए, वो निम्नतम समाज का हिस्सा होने के नाते जो छुआछूत है, मानवता को हे दृष्टि से देखने का जो विचार है, वो वहां व्याप्त था। और इस नाते अम्बेडकर ने अपने बाल्यकाल से ही अपनी जवानी तक और अंत तक उस समाज की बुराइयों से उपजी तृष्णा को झेला, अन्याय झेले, पीड़ाएं झेली, दर्द झेले। तो ये जो अन्याय, पीड़ा, दर्द के आधार पर अम्बेडकर की अंतर आत्मा को झकझोर देने वाली जो बातें हुई और उनसे जो उनके विचार प्रकट हुए, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अम्बेडकर का मत था कि अस्पृश्य जातियों के प्रति इस देश की जो सवर्ण जातियां हैं, उन्होंने अन्याय और दुर्व्यवहार किया है। और उसका स्रोत जो है हमको भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू धर्म और संस्कृति को जब हम उसकी प्राचीनता के आधारों को हम देखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वो अन्याय हमको देखने को मिलता है। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि सामाजिक चिंतन का जो आधार है, उनकी आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा होनी चाहिए। और जो पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक दर्शन जो है, वहां कहीं न कहीं जो है वो न्यायपूर्ण उदारता हमको देखने को मिलती है। तो उसके उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और भारतीय समाज की पुनर्संरचना को करनी चाहिए। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि अम्बेडकर के जन्म की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि से जो पीड़ाएं वो भोगते हैं और उसके आधार पर जो विचारों की उपज अम्बेडकर के मस्तिष्क में होती है, उसके आधार पर वो क्या चिंतन करते हैं और किस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो दोष देखे हैं, उन दोषों में सबसे पहले तो वो सबसे बड़ा दोष जो है वो ये मानते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था, जिसको हम हिंदू सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और चार वर्णीय व्यवस्थाओं में ऊंच नीच के संबंध देखे जाते हैं और ये मानवता विरोधी है। इस आधार पर
अम्बेडकर जो है भारत की वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है ये कोई मूल धर्म का अंग कभी नहीं रही है, ये एक विकृति के रूप में जो है बाद में ये समस्या जुड़ी है, इसलिए इसका निराकरण होना चाहिए। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, जब तक बहुसंख्यक समाज का भला नहीं हो सकता। दूसरी बात जो अम्बेडकर रखते हैं इस संदर्भ में कि शूद्र वर्ण की उत्पत्ति जो है प्रथम दो वर्णों के आपसी संघर्ष से हुई है। ये एक बड़ी बात है। अम्बेडकर कहते हैं कि जो वर्ग हैं ऊपर वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग, उनके बीच जो आपसी संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो लोग पराजित हुए, जो लोग किसी कारण से जो है अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, उन्हीं को जो है दबाकर कुचलकर जो है शूद्र बना दिया गया। तो ये एक थ्योरी भी जो है अम्बेडकर रखते हैं। तो इस आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि शूद्र कोई उसका आधार कोई प्राचीन वो उत्पत्ति नहीं है कोई कि वो जन्म से ही ऐसा था। उसकी इस देश की जो समाज व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं जो है उसको दबा कर कुचला कर उस स्थिति तक पहुंचा दिया गया है। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस समाज को के उद्धार के लिए हम कार्य करें। एक तीसरी बात जो अम्बेडकर इस सिलसिले में बोलते हैं वो है कि वैदिक धर्म की जो त्रिवर्ण व्यवस्था है वो अमान्य है, क्योंकि अम्बेडकर ये कहते हैं कि शूद्र तो बाद में उसमें जोड़ दिया गया है कि जो पराजित पर था, जो जिसको तिरस्कृत किया वो बाद में जाए, लेकिन बेसिकली जो है वैदिक धर्म जो है तीन वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और बचा हुआ शूद्र। तो ये जो चिंतन है उसको वो अम्बेडकर अमान्य घोषित करते हैं कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की हीन स्थिति के लिए ब्राह्मणवादी कर्मकांड उत्तरदायी हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी कर्मकांडों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ऐसा दुष्चक्र स्थापित कर दिया है कि कोई मनुष्य उससे निकल ही नहीं सकता। और एक बार जब ये पहचान हो गई कि ये दलित समाज में व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो आजीवन उस बोझ को लेकर ही घूमता रहता है, उस पहचान के साथ ही जिंदा रहता है, जिसकी वजह से उसको पग पर असमानता झेलनी पड़ती है, पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, छुआछूत का व्यवहार होता है। तो ये ब्राह्मणवादी कर्म कांडों की वजह से ही ये हुआ है। इसके लिए वो इस व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराते हैं। तीसरी बात जो हम करते हैं तो वह जाति व्यवस्था का अम्बेडकर विरोध करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था ने इस देश की प्रतिभा को ही खत्म कर दिया है, इस देश की शक्ति और सामर्थ्य को ही खत्म कर दिया है। क्योंकि जाति से बंधने के बाद में व्यक्ति जो है एक विशेष काम से बंध जाता है और वो उससे आगे बढ़कर सोच ही नहीं पाता है। इससे उसकी मानसिकता कुंठित हुई है, उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है व्यक्ति का, और वो उसमें एक ललक खत्म हो जाती है आगे बढ़ने की, कि जो खासकर जो शूद्र वर्ग है, जो चौथा वर्ण है, वो उसको दबे कुचले काम ही करने हैं और वो उसकी प्रतिभा वहीं उन दबे कुचले कामों तक दबकर रह जाती है। और इससे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो उसको उस टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाती है जो उस समाज के अंदर छिपा हुआ है। तो इस वजह से वो भारत की जाति व्यवस्था का विरोध करते रहे और इसी आधार पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा, भारत लंबे समय तक पिछड़ा हुआ रहा, तो इस देश की जो उसकी जाति व्यवस्था इसके लिए उत्तरदायी है। तो इस आधार पर जो है वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। उसके पीछे जो तर्क देते हैं अम्बेडकर, उन तर्कों में वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है व्यक्ति की गुण और प्रतिभा का तिरस्कार करती है, जाति व्यवस्था में वो रूढ़िवादिता का प्रोत्साहन करती है, जाति व्यवस्था जो है वो गतिहीन समाज का निर्माण करती है। आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चॉइस के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर काम नहीं करेगा तो उससे आर्थिक नुकसान समाज को होगा। इसके अलावा अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि जातियों में परस्पर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। जब समाज के अंदर जातियां होंगी तो एक जाति ऊंची, एक जाति नीची, ये भावना जो है वो द्वेष पैदा करती है, संघर्ष पैदा करती है, टकराट पैदा करती है और अंततः इससे सामाजिक राष्ट्रीय एकता खत्म होती है। तो इस आधार पर भी वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसके अलावा जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को कायर बना दिया, ये एक बहुत बड़ा विचार अम्बेडकर ने अपने चिंतन के अंदर कहा कि लंबे समय तक भारत में जो आक्रमण होते रहे विदेशियों के और हम पराजित होते रहे, ये देश गुलाम बनता चला गया, उसके पीछे कारण यह है कि इस देश में जातियां विद्यमान थी
और इस वजह से जो है उन जातियों की वजह से कोई राष्ट्रीय चेतना का निर्माण नहीं हो पाया, कोई केंद्रीय चेतना नहीं बन पाई और उसने इस देश को कायर बना दिया। क्योंकि युद्ध जो है उसमें जब आप केवल ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के आधार पर समाज का विभाजन करेंगे तो ब्राह्मण का काम तो केवल पुरोहित पांडित्य वाला काम है, तो उसको प्रशासन से और युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय का काम प्रशासन और युद्ध से है, तो वही समाज केवल इस काम में संलग्न है, बाकी समाज का हिस्सा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो संपूर्ण देश विदेशी आक्रामकताओं का मुकाबला नहीं कर पाया और बाकी जो लोग जो हैं वो युद्ध से इनसे डरे हुए रहते हैं, तो वो उसमें अपनी भूमिका नहीं निभा पाते और अंततः जो है बहुसंख्यक लोगों में युद्ध के प्रति साहस पैदा नहीं हो पाता और हम जब इस तरह की विकट परिस्थितियां आती हैं उसमें मजबूती के साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये एक अम्बेडकर का विचार था कि जाति व्यवस्था ने जो है भारत को कायर बनाया और इस वजह से भारत की प्रतिभा, भारत की ताकत जो है विदेशी आक्रांताओं के सामने मजबूती के साथ में कभी खड़ी नहीं हो पाई। तो ये एक बड़ा विचार था। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना के विकास में जाति बाधक रही है। पहले भी मैंने ये बात कही कि जब जातियों में बटा हुआ समाज रहेगा तो वो भारतीय नहीं बन सकता। वो ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, शूद्रों में भी अलग अलग जातियां हैं, वो पिछड़ी हुई जातियों का समाज हो सकता है, लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता। तो ये चेतना लंबे समय तक रही है और ये चेतना जाति की जो है आज भी मजबूती के साथ विद्यमान है। तो हम इसीलिए हमें देखते हैं कि भारत की राजनीति के अंदर जातियों के आधार पर हम कई बार बटे हुए नजर आते हैं। तो ये एक भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है और उसमें हमेशा ये बाधक तत्व रही और ये बाधक तत्व आज भी है। तो इस आधार पर अम्बेडकर की चिंता रही कि वे जाति व्यवस्था में इन दोषों का निराकरण होना चाहिए। इसके अलावा अम्बेडकर ने अपनी जातीय उन्मूलन के सिलसिले में ये भी बात कही कि जाति व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करती है। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि अम्बेडकर लोकतंत्र के बड़े वाहक रहे हैं, संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका रही है और वो इन्होंने संसदीय लोकतंत्र को इस देश के अंदर स्थापित करने का समर्थन किया। तो इस संसदीय लोकतंत्र के अंदर जाति व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी उन्होंने विकसित नहीं होने दिया। हमें देखते हैं कि आज जिस लोकतंत्र पर हम गर्व करते हैं उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि हमने राजनीति के आधार पर तो लोकतंत्र स्थापित कर दिया, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर तो हमने लोकतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन इस देश की सामाजिक व्यवस्था को कभी हम लोकतांत्रिक बना ही नहीं पाए। वो सामाजिक व्यवस्था आज भी जातीय आधार पर, सामंती तत्वों के आधार पर, कर्मकांडी मानसिकता के आधार पर जो है हमको वो पुरातन लगती है, विभाजित लगती है, मध्यकालीन लगती है, जिसके आधार पर हम आधुनिक मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को न तो राजनीतिक तौर पर समझ पाए और सामाजिक तौर पर तो हम अभी उस सोच भी नहीं सकते। तो इस सामाजिक तौर पर जब हम लोकतांत्रिक नहीं बन पाए हैं तो हमने जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको भी मजबूत नहीं होने दिया है। हमारा वोटिंग बिहेवियर जो है वो जातिवाद पर आधारित है कि हम अपनी ही जाति के प्रत्याशी को भले ही वो काबिल हो या नहीं हो उसको वोट देने की प्राथमिकता पहले रखते हैं। फिर मंत्रिमंडल का गठन भी आजकल जातीय समीकरण बिठाने के हिसाब से ही होता है कि उस जाति के इतने लोग होने चाहिए, उस जाति के इतने लोग होने चाहिए, वो प्रभावशाली जाति है तो उसके इतने होने चाहिए। इस आधार पर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है आजकल। फैसले भी, राजनीतिक फैसले भी जो है जातियों के प्रेशर ग्रुप कितने काम कर रहे हैं, उनका प्रेशर कितना उस आधार पर हो रहा है। आजकल जो है आरक्षण का मसला जो है वो भी जातीय वर्चस्व का मसला बनता जा रहा है कि जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है वो भी अपनी संख्या बल के आधार पर बड़ा आंदोलन खड़ा करके जो जोर जबरदस्ती से इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहती हैं और जो सामाजिक न्याय की भावना है वो न्याय की भावना पीछे छूटती जा रही है। तो ये इस आधार पर हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर हम मजबूत नहीं कर पाए हैं तो अम्बेडकर की नजरों में उसके पीछे कारण है कि इस देश की जाति व्यवस्था बहुत मजबूत रही है जिसने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत नहीं होने दिया है। एक जो विरोध अम्बेडकर ने जातीय व्यवस्था का किया वो इसलिए किया, अस्पृश्यता इसमें एक बहुत बड़ी बुराई है कि आप एक समाज के बहुत बड़े समूह को जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर अस्पृश्य मान लेते हैं, अछूत मान लेते हैं और उसके साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं
उसको मनुष्य ही नहीं मानते हैं। तो ये एक पीड़ा जो अम्बेडकर ने खुद भी भोगी, उसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं होगा, और इस तरफ गांधी जी ने भी अपने चिंतन में, अपने आंदोलनों में एक चिंता व्यक्त की है कि भाई इस देश की अस्पृश्यता तो जो है वो इस देश के समाज को समर्थ नहीं होने चाहिए, देने दे रही है। इसलिए गांधी जी ने जो है संदेश देने के तौर पर हरिजन बस्तियों में रहना प्रारंभ किया। लेकिन अम्बेडकर इतना ही पर्याप्त नहीं मानते थे। वो इस जानते थे कि इस देश में बहुत गहराई से जाति व्यवस्था, उसकी अस्पृश्यता है, बैठी हुई है। इसलिए जब तक वो कानूनन उसका उन्मूलन नहीं होगा, व्यवस्था के तौर पर उनका उन्मूलन नहीं होगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो उसके लिए वो अनुच्छेद, भारत के जो मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 17 के अंदर हमने जो है अस्पृश्यता को अम्बेडकर के प्रयासों से ही कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया और मौलिक अधिकार दिया कि हम किसी के साथ भी छुआछूत अस्पृश्यता वाला व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये अम्बेडकर की जो है ये दलित उद्धार से संबंधित बातें हमको कुछ समझ में आती है। लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें केवल दलित ही नहीं है, उसमें स्त्रियां भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ, जैसा मैंने पृष्ठभूमि में पहले भी बताया, कि स्त्रियों की दुर्व्यवस्था और स्त्रियों की जो पराधीनता है, स्त्रियों के साथ जो सेकंड सिटीजन वाला जो व्यवहार है, उसके खिलाफ भी खूब आंदोलन किए, खूब विचार व्यक्त किए, चिंताएं व्यक्त की। और आप लोगों को आश्चर्य भी होना चाहिए, ये चीज बहुत फैक्चुअल सही है, लेकिन कभी चर्चा का विषय उस रूप में नहीं होती है कि अम्बेडकर ने जो अपने कानून मंत्री का पद त्यागा, या यूं कहूं कि अपने राजनीतिक कैरियर की शहादत दी, तो वो स्त्रियों के सवाल थे, वो केवल दलितों के सवाल नहीं थे। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के आधार पर जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना चाह रहे थे, महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रहे थे, वो काम संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वो नहीं करवा पा रहे थे, संसदीय समर्थन नहीं जुटा पा रहे थे। उससे क्षुब्ध होकर फिर वो कानून मंत्री का पद त्याग देते हैं इस विरोध के अंदर कि वो महिलाओं को समर्थ नहीं बना पा रहे हैं, कानून मंत्री रहते हुए महिलाओं के पक्ष में कानून नहीं बनवा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम अम्बेडकर का है कि वो स्त्रियों के बारे में जो है न केवल सोच ही रहे हैं, लेकिन बल्कि उनके लिए वो सक्रिय भी नजर आते हैं। और अंततः जब वो ये महसूस करते हैं कि वो पद पर रहते हुए स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो त्याग पत्र भी दे देते हैं। तो इस रूप में उन्होंने जो है मनुस्मृति का वो जिक्र किया है कि मनुस्मृति ने जिस प्रकार जो है महिलाओं का चित्रण किया है वो अमाननीय है, वो अस्वीकार्य है, वो बदलना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सुधार और परिवर्तन की दिशा में वो उन्होंने जो प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों की हम जब लिस्ट देखें तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें वो अनेक जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कार्यों को करते हुए हमको नजर आएंगे, जिसके आधार पर हम ये दृष्टिकोण बना सकते हैं कि अम्बेडकर ने जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे रखा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को ही उन्होंने इस देश की वास्तविक लड़ाई माना। क्योंकि जब तक इस देश की स्त्री, इस देश के दलित जो आबादी में बहुत संख्यक हैं, उनको जब तक समर्थ नहीं बनाया जाएगा, जब तक उनको सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है भारत मजबूत और समर्थ राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये अम्बेडकर का जो है एक सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय की तरफ जो है उनकी भूमिका, उनके प्रयास और उनका जो चिंतन है वो हमें दिखाई देता है। तो ये एक पक्ष है अम्बेडकर का। बाकी जो उसके दूसरे पक्ष हैं, दूसरे क्षेत्र में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।